Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा आयोजन। आईओसी अध्यक्ष उषा से मिले सीएम धामी। देहरादून पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 नाबालिग बच्चियों को बेचने की फिराक। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि 12 अक्टूबर को तय। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर लालकुआं में जश्न। स्टार प्रचारक मोहित गोस्वामी ने जनता को दिया धन्यवाद। खटीमा पत्रकार प्रेस परिषद इकाई ने किया बैठक का आयोजन। पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार पर चिंता व्यक्त की गई। समाधान पर किया मंथन। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। प्रदेश में धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की कोर टीम की बैठक पिछले महीने हुई थी और कोर टीम की बैठक में यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की गई थी और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की पहल पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं। देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोप वे के जो काम हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेज़ी आए। और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और ये हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ। साथ ही हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड के नवोदित उदयमान, जो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी हमारी इस राज्य की पहचान हो, तो ये हमारे लिए बड़ा अवसर हो।
केदारनाथ विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक विधानसभा जाएंगे और प्रत्याशी के बारे में आम लोगों के साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसकी जानकारी दी। नहीं, हम उसमें नहीं, हम देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं, 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें एनसी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सफलता हासिल की और भाजपा ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। उन्होंने मीडिया से कहा कि देश में भाजपा और पीएम की लहर है और आने वाले समय में कश्मीर में भी भाजपा का परचम लहराएगा। जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर भी अपनी बात रखी, यह बताते हुए कि उत्तराखंड के लिए यह सौभाग्य की बात है कि सभी शीर्ष नेता यहां आए हैं। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो राजनीति के चाणक्य हैं जेपी नड्डा जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि आपने भी काफी प्रचार उत्सव हरियाणा में किया और जहां जहां आपने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा और ये हरियाणा की जीत एक ट्रेलर है। महाराष्ट्र में हम जीतने वाले हैं, झारखंड भी हम जीतने वाले हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हम जीतने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना जोश है। क्योंकि परसों बारिश हो रही थी, कुछ कार्यकर्ता वहां आ नहीं पाए थे। आज सुबह कार्यकर्ताओं के फोन आए, साहब हम जश्न मनाना चाहते हैं, तो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम जीत के जश्न को मना रहे हैं। और एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ और आपकी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी, ये संदेश आज यहाँ के कार्यकर्ताओं से। सर, जम्मू कश्मीर देहरादून के मैक्स अस्पताल में मानसिक दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानसिक रोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे लोग शारीरिक बीमारी को गंभीरता से लेते हैं, वैसे ही मानसिक बीमारी को भी लेना चाहिए। आज का दिन जो 10 अक्टूबर है, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जस्ट टू रेज अवेयरनेस बिटवीन पीपल। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड चीज़ है, लोग इसके बारे में बात करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बारे में बता रहे हैं, हमें कोई परेशानी है, तो लोग हमें पागल समझेंगे। इस स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए आज का दिन स्पेशली डेडिकेटेडली होता है, ताकि पेशेंट्स, उनके केयर गिवर्स, अटेंडेंट्स, हम उन सबके साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें। देखिए, आज का समय जो है ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, हर जगह डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके जॉब स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, हर एक एरिया में स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके हम आगे बढ़ें, उसके लिए ये मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है। और
जो हमारी इस बार की मेंटल हेल्थ थीम है वो मेंटल हेल्थ थीम है कि मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वर्कर्स हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के बारे में इस बारे में बात करना प्रेफर नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ जो है वो एक मेंटल हेल्थ की अधूरी है। शरीर के सारे पार्ट से आप अच्छे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है तो वहाँ पर आप सोचिए कि कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। देहरादून में एमडीडीए का शानदार सिटी फॉरेस्ट पार्क बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। सहस्त्रधारा रोड पर हेलीपैड के ठीक सामने पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क में बच्चों के लिए खास एक्टिविटी के साथ साथ ग्रीन एरिया पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें औषधि पौधों का रोपण भी किया गया है, जिसका उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने अपनी टीम के साथ भ्रमण कर किया और जनता के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाजनक और प्राकृतिक रंग रूप के समावेश के लिए पार्क को तैयार किया गया है। 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको जो इसका कॉन्सेप्ट था वो लाया गया था। एक तो वृक्षारोपण बहुत बड़ी आवश्यकता है शहर की, और दूसरा जल संरक्षण और संवर्धन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जल संरक्षण के उपाय किए हैं, वृक्षारोपण बहुत बड़े पैमाने पर किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग आए यहाँ पर, योग के लिए भी हमने जगह निकाली है, योग ट्रेनर रखने वाले हैं, स्केटिंग की रिंग हमारी बनी हुई है बच्चों के लिए, और साइकिल ट्रैक भी बनाया है। लोग आकर के यहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइब्रेरी, यहाँ 2 लाइब्रेरी भी हमने बनाई है, ताकि कोई अगर आए और समय उसके पास है तो बैठ के एक खुले वातावरण में पेड़ की छाँव में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर ओपन थिएटर है वो भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक मनोरंजन का भी यहाँ लोगों को एक अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने लगभग इसको शुरू कर दिया है और 90% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। सीसीटीवी लगने का काम चल रहा है और अभी से पर डे 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि यहाँ पर आएँ और जो इसकी सुविधा है पार्क की, सभी लोग लाभ उठाएँ। बीजेपी ने निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं को जल्द जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रवर समिति की बैठक के बाद तकनीकी मुद्दों के समाधान के साथ पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई है। अब देखना है कि यह रणनीति कितनी सफल साबित होगी। अभी निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तरह से तैयार हैं, और अभी प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो एक तकनीकी विषय बीच में आया है उसके समाधान होने के बाद मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और पार्टी अलग अलग निकायों के लिए, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपनी जाएगी और उसकी अभी तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता जाएंगे, वहां क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं, कौन पार्टी के हिसाब से ठीक रहेगा, वो सारी रिपोर्ट लेकर के फिर पार्टी को निर्णय करने में आसानी रहेगी। दशहरा पर्व को देखते हुए देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होगी वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त किया जाएगा। अभी जैसा दशहरा पर्व हमारे सर पर है, और जो जहाँ पर रावण के पुतले दहन भी, रावण के पुतले दहन होते हैं, वहाँ बिना परमिशन के हमारी पुतले दहन नहीं होते हैं। मतलब सिटी मजिस्ट्रेट या डीएम महोदय के द्वारा उनको परमिशन दी जाती है। जहाँ जहाँ ये पुतले दहन होते हैं
उनको विशेष तरह के सुझाव दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ जहाँ बड़ा रश है वहाँ पे हम अपने फायर टेंडरों को नियुक्त करते हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होने पर समय से काबू पा लिया। श्री जाट महासभा समिति हरिद्वार की एक कार्यकारिणी बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण रतन टाटा को गंगा किनारे श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट तक मौन भी किया गया। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य रूप से अखबारों में आजकल जाट बनाम दलित के झगड़े को दर्शाया जा रहा है, जिसकी वो निंदा करते हैं, जिसमें जाट बनाम दलित समाज के बीच कोई झगड़ा नहीं है। इसके अलावा शहर में कोई भी जाटों से संबंधित संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। रतन टाटा एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और मजदूरों हित में हमेशा उन्होंने काम किया, किसान मजदूर हित में काम किया। उसी के फलस्वरूप आज जहाँ जाटों की एक मीटिंग थी, उसमें हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भगवान से प्रार्थना की कि आप उन्हें जो है अच्छे कुल में उन्हें जन्म दें और भगवान जो है उनके परिवार को इस दुख की सहने की शक्ति प्रदान करें। गंगा से यही कामना की गई। सबसे पहले तो अपने समाज के लिए हमने कामना की कि जो है इस तरह के कर्तव्य, जैसे अभी आप अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कुछ एक मूर्ति को लेकर विवाद जो बनाया है वो नहीं बनाना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि हमारा रजिस्ट्रेशन है मात्र इस पूरे हरिद्वार में हमारा ही रजिस्ट्रेशन जाट समाज का है, इसके अलावा किसी का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जो लोग वहाँ कथाकथित लोग वहाँ गए हैं मूर्ति लगवाने के लिए, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस तरह का काम ना करें जिससे जाट बिरादरी बदनाम हो। और औरों से भी यही कहेंगे कि आपस में बटना मिलजुल कर सहयोग करें दूसरे का। और जो हमने मूर्ति लगवाई चार माह पहले, इसको ही माला अर्पण करके इसी की देख रेख करें, ये सबसे अच्छी बात है जाट समाज की। ये गंगा माँ से प्रार्थना की गई कि ये जाटों को सद्बुद्धि दे और ये आपस में बटना और स्वादपूर्ण वातावरण बना दे। हमारा और दलित का कोई झगड़ा नहीं है। जाट सदा से ही छत्तीस बिरादरी का पक्षधर रहा है। जाट कभी भी झगड़े की स्थिति में नहीं रहता। जो एक झगड़ा उत्पन्न हुआ है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा आदरणीय संत रविदास जी की मूर्ति के स्थान पर एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए कुछ हवन ववन किया गया था। उसमें हमारे जो कुछ दलित भाई थे वो आ गए, तो वहाँ पे झगड़े की स्थिति बननी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन आकर के वो सुलझा लिया गया है। हमारा यही अनुरोध है कि मूर्ति एक लगी है जो आपको पीछे दिख ही रही है। हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है। ये चौधरी चरण सिंह घाट है, यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। अब कुछ लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे झगड़ा उत्पन्न हो, उनको समझाने की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि उनको समझाएं और झगड़े से कुछ नहीं निकलता है। जाट भाईचारा चाहता है और आगे भी भाईचारा बना के रखेंगे, यही हमारा प्रयास। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुवार को 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब जी धाम के कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से प्रारंभ हो गई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन प्रसाद थपलियाल की चतुर्थ पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर युवा खेल विकास समिति जोशी मठ चमोली ने संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को बालक वर्ग और बालिका वर्ग में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक अध्ययनरत छात्रों ने प्रतिभाग किया। बालक वर्ग में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले और बालिका वर्ग में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
28 वर्ष की उम्र में ही सन 1988 में तपोवन के आप प्रधान बने और इसी कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तपोवन ग्राम सभा को माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया और पुरस्कृत भी आपको तपोवन ग्राम में आके ही किया गया। तो राज्यपाल महोदय का तपोवन ग्राम में पहुंचना, मैं मानता हूं कि सन 1988 के समय में उत्तर प्रदेश सरकार के समय में इतनी बड़े माननीय राज्यपाल महोदय तपोवन ग्राम में पहुंचते हैं और आपके साथ साथ पूरे तपोवन ग्राम को सम्मानित किया जाता है। तो ये आपके ही सामाजिक कार्यों का, सामाजिक रुचियों का एक प्रतिफल कहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के तपोवन में आके तपोवन ग्राम सभा को पुरस्कृत करते हैं और इसके पश्चात आप निरंतर सामाजिक कार्यों में बने रहे, आपके कार्यों को निरंतर सराहना मिलती रही। तो उसके पश्चात इस क्षेत्र की जनता ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में सन 1997 में आपको निर्वाचित किया। ढाक जो वार्ड होता है जिला पंचायत का, तो उसमें आप सदस्य बने और जिले की कमेटी में आप पहुंचे जिला सदस्य बनकर। इसके पश्चात आपके कार्यों का निरंतर सामाजिक जीवन जो आपका रहा है, उसी में आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए। पार्टी के द्वारा आपको जिलाध्यक्ष का पद दिया गया और इस पद पर आप एक बार ही नहीं, लगातार 2 बार आपको जिलाध्यक्ष के पद पर रखा गया और इन पदों पर रहते हुए ही आपने इस पूरे क्षेत्र में पूरे लालकुआ कोतवाली पुलिस ने फर्जी नोटों की जालसाजी का भंडाफोड़ कर दिया है और जाली नोट के साथ सरगना सुनार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। सभी नोट 500 के हैं। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें देशव्यापी नकली नोट नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसे कस्टडी में लिया गया है, उसके कब्जे से 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच चल रही है कि किस सोर्स के थ्रू इनके पास ये नकली नोट आए थे और आगे ही कार्रवाई उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग हैं सर इसमें नाम? इसमें अभियुक्त जो हैं वो एक ज्वेलरी शॉप ओनर है शुभम वर्मा, और कहाँ से लेके आए हैं अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इनका। कितने का काम चल रहा था? कुछ अब आपराधिक इतिहास में इनका निकल के आया है, मुकदमा हो रखा है बरेली में, तो उस पर भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या क्या इसमें आया है, क्या क्या चीज़ें। योजना है कि हमारी एसओसी की टीम और अन्य टीमें इसमें लगी है, थाने की टीमें भी लगी हैं और इसमें हम जल्द ही इसमें और ज़्यादा खुलासा करेंगे। उस पूछताछ में कुछ सामने आया है? हाँ, उसमें वेरीफाई कर रहे हैं। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के मीरा नगर में बंद पड़े 2 अलग अलग मकानों में चोरों ने ताला तोड़कर घर खंगाल दिया। बता दें, घर में 1,50,000 की नकदी और जेवरात घर पर ही मिल गए, जबकि दूसरे घर में 2,000 की नकदी और मंगलसूत्र चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस चोरों की धरपकड़ में लग गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पुलिस एरिया में गश्त कर रही होती तो चोरी नहीं होती। सितारगंज से विधायक और कैबिनेट मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भूमि पूजन कर युवा कल्याण विभाग की ओर से बनने वाली मिनी स्टेडियम का शुभारंभ किया। बता दें कि मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों को एथलेटिक्स ट्रैक और खेल मैदान की सुविधा मिलेगी। मैदान में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेल हो सकेंगे। क्षेत्रीय युवाओं को खेल, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों में सुविधा देने और खेलकूद में प्रतिभा बढ़ाने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मकरौली में लोगों ने गांव में बिक रहे नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दर्जन महिलाओं समेत ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पुलिस प्रशासन को गांव में बिक रहे नशे की सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। युवा महिला के साथ में लड़ाई हुई थी और साथ में मैं भी थी और सर भैया के साथ में गए थे। और दूसरी बात ये माध्यम को भी आए थे। हम यही चाहते हैं कि क्या नशा पानी बंद हो और युवाओं को आपको बहुत बढ़िया कराया जा रहा था और जो लोगों के इस पर एक टीम गठित करते हुए सुनिश्चित करने के लिए और सत्यापन को आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली दिया, एसपी साहब को दिया और एडिशनल एसपी को दिया, श्योर साहब को दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमने 4 केस पकड़े हैं दारू में, उन्हीं का चलान हुआ, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। आज पूरी उग्रवाली बर्बाद है। अगर हम उन्हें रोकने जाते हैं तो हमको लाठी डंडे तलवार से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। अब यही हमारा गांव पूरा खत्म होने की कगार पे है आज। ठीक है, आज हम उप जिलाधिकारी को आवेदन देने आए हैं। यहाँ हमारी सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही। अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारी महिलाओं को, बच्चों को रास्ते घेरे जा रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। रास्ते में रात में भी हमारे ऊपर हमला हुआ है, दूर आके हमारे ऊपर हमला किया है। अगर हम कहीं जाते हैं तो ये कह देते हैं इधर आगे कुत्ते, पहाड़ी कुत्ते। ये हमको मरवाने की पूरी साजिश हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।